क्वेश्चन तो खतरनाक से लग रहा है, खतरनाक नहीं है ये, क्योंकि अभी आपने पहली बार पढ़ा है। आप जैसे ही पेपर में अगर ये देख रहे हैं कि दो चीजों को हमने आपस में मिलाया, पानी में पानी मिलाया, तो वहां पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन जब आप दो ऐसी चीजों को आपस में मिलाएंगे जिनकी विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग हैं, तो वहां पे आप पेपर में क्या करेंगे, MC डेल्टा T इक्वल टू माइनस MC डेल्टा T लिख देना। बस अब देखना हीट लॉस जिसने की है लिक्विड बी ने, हीट का गेन किया ए ने, यानी यहाँ पे सारी वैल्यू ए के लिए लिखनी है कि ए का मास कितना था, ए की स्पेसिफिक हीट कितनी है, टेम्परेचर में चेंज होता है, फाइनल जो निकालना है माइनस इनिशियल कितना है 50, या माइनस ये कितना है 4 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट है 0.1, टेम्परेचर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। क्वेश्चन जो है आपका फिर 2-3 स्टेप के अंदर हो जाएगा। तो पहले मुझे एक चीज बताओ कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब हम दोनों चीजें एक जैसी मिलाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसी कोई मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं। जैसे मेरे पास में ये 2 बीकर लिए मैंने, फिर से मैं कह रहा हूं कि भाई इसके अंदर एक वस्तु है 40 ग्राम, ये 40 ग्राम मान लो कि मेरे पास में कोई लिक्विड है, ठीक है, और इस 40 ग्राम जो मेरे पास में एक लिक्विड था, मान लो कि पानी है, ठीक है, पानी, तो 40 ग्राम पानी है, और इस 40 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है वो बेटा टेम्परेचर मान लो कि है 10 डिग्री सेल्सियस। 40 ग्राम पानी ज़्यादा ही कम हो जाएगा, एक काम करते हैं, मान लो कि मेरे पास में 200 ग्राम पानी है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसके अंदर क्या किया, एक गोला डाल दिया, किसी मेटल का, किसी धातु का एक गोला डाल दिया इसके अंदर, ये गोला। अब मान लो कि बेटा जो गोला है ये किसी मेटल का, ये जो गोला है ये 50 ग्राम का है, और इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, और इस मेटल की जो स्पेसिफिक हीट है वो है मान लो कि 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज बताओ, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब बेटा मेरे पास मान लो कि एक बर्तन में पानी था, ठंडा पानी, 200 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, मैं इसके अंदर एक धातु का गोला डाल दिया जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या होगा भाई, ये जो गोला है अपनी हीट पानी को देगा, तो फाइनल एक टेम्परेचर बनेगा। तो आपको फाइनल टेम्परेचर बताना कि कितना होगा। अगर पानी में किसी धातु का गोला डाल दिया जाए तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, ये आपको बताना है। एक कह रहे सर दोनों को जोड़कर औसत निकालने से नहीं होगा। भाई तुम श्रीनाथ क्या पढ़ रहे हो, तुम क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा तुम्हें? हमने क्या बताया था कि अगर दो चीजें आप आपस में मिला रहे हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी, एक ये भी पानी ये भी पानी, तो उन दोनों का टेम्परेचर जोड़ के सीधा एवरेज आप तब निकाल सकते हैं अगर दोनों ही सेम मास हो, ये भी आधी किलो ये भी आधी किलो। अगर दोनों का मास अलग अलग है तो M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2 करना है। अगर दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगा उससे भी। अगर आप देखना, मेरे पास 200 ग्राम पानी है, इसके अंदर मैंने एक मेटल डाला जिसकी विशिष्ट ऊष्मा है 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो बताना कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको इतना तो पता ही है कि भैया जो पानी ठंडा था ये हीट लेगा किससे, इस गोले से हीट लेगा, तो टेम्परेचर 10 से तो ज्यादा होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप M1T1 प्लस M2T2 M1 प्लस M2 नहीं लगा सकते, क्योंकि आप पानी में पानी नहीं मिला रहे, आप पानी में एक धातु का गोला डाल रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.4, और पानी की हमें पता ही होती है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, ग्राम पानी है, इसका टेम्परेचर, और दोनों बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी, एक ये भी पानी ये भी पानी, तो उन दोनों का टेम्परेचर जोड़ के सीधा एवरेज आप तब निकाल सकते हैं अगर दोनों ही सेम मास हो, ये भी आधी किलो ये भी आधी किलो। अगर दोनों का मास अलग अलग है तो M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2 करना है। अगर दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगा उससे भी। अगर आप देखना, मेरे पास 200 ग्राम पानी है, इसके अंदर मैंने एक मेटल डाला जिसकी विशिष्ट ऊष्मा है 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो बताना कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको इतना तो पता ही है कि भैया जो पानी ठंडा था ये हीट लेगा किससे, इस गोले से हीट लेगा, तो टेम्परेचर 10 से तो ज्यादा होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2 नहीं लगा सकते, क्योंकि आप पानी में पानी नहीं मिला रहे, आप पानी में एक धातु का गोला डाल रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.4, और पानी की हमें पता ही होती है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, इसकी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप दो अलग अलग प्रकार की चीजों को आपस में मिलाओगे, तो मैंने कहा था जैसे आपने देखा कि पानी में पानी नहीं मिला, पानी मिला धातु का गोला, तो दो अलग प्रकार की चीजें आपस में मिलेंगी, तो एक जितना हीट को गेन करेगा उतना दूसरा हीट को लॉस करेगा। लॉस वाले के साथ माइनस लगाना ना भूलना, ठीक है। गेन कौन करेगा, पानी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, और लॉस कौन करेगा, मेटल, क्योंकि मेटल का तापमान ज्यादा है तो हीट को लॉस करेगा। बस मेरा काम हो गया। तो ये जो पानी है ये हीट गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तापमान चेंज करने वाली होती है MC डेल्टा T, ये तापमान को लॉस करेगा, ये बनेगी MC डेल्टा T। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ये कितना है 200 ग्राम, इसकी स्पेसिफिक हीट होती है कितनी 1, तापमान में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 10, यहाँ जाओ, इसका मास कितना है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 0.4, टेम्परेचर में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है इसका 200। बस ये सोल्व करना है। अब यहाँ देखना, ये एक पॉइंट से ये 1 0 चली जाएगी, ये 5 चौक हो गया 20,
तो 20 से ये 20 कट जाएगा, यहाँ पे केवल 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 TF किसके बराबर हो जाएगा, -100 के, और इधर ये माइनस अंदर जाएगा, -TF प्लस -1 प्लस 200, ये TF इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी कितना हो गया 11 TF, और 11 TF किसके बराबर हो गया 200 और 100 300 के, तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/11 डिग्री सेल्सियस। जिनका 300/11 आया उनका सही है। ठीक है, 300/11 वालों का सही है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही भी दिया हमें, जैसे एस कुमार ने लिखा है ना, नवीन का 300/11 नहीं बेटा, 300/11 आंसर आएगा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन के चांस थोड़े कम होते हैं, ज्यादा चांस होते हैं पेपर में कि दो ऐसी चीजों को आपस में मिलाया जाए जो एक जैसी हैं। जैसे पानी में पानी मिलाने वाला केस की संभावना ज्यादा होती है कि M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2 से आप डायरेक्ट कर दो, इसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है, बाकी अलग अलग प्रकार की चीजें अगर मिलाएगा, तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि जब दो चीजें ऐसी मिलाए जिनकी विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग हों, तो एक जितना हीट को गेन करेगा एक करेगा लॉस, तो इधर MC∆T इधर -MC∆T कर देना सीधे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ऐसे हमने यहां पर भी किया है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ग्रुप डी में तो लोग कहते हैं 5-6 नंबर की बस साइंस आती है, कौन लोग कहते हैं, आप लोगों को भरोसा कर लिया आपने, बताओ भाई हैं? और नोटिफिकेशन में पिछले साल का क्वेश्चन देख लेना, 25 नंबर की साइंस आती है रेलवे ग्रुप डी में। बेटा तुमने ग्रुप डी केवल ग्रुप डी कहा होगा, तुमने ग्रुप डी समझ लिया होगा, जो स्टेट के एग्जाम होते हैं ना ग्रुप डी के, वो समझ लो। रेलवे ग्रुप डी पूरा बोलना ना उनसे, रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस आता है। ये बच्चा कह रहा है कि क्लास होने के बाद PhD के बारे में बता देना। भाई जिसने PhD की है उससे पूछना आप, हमने की नहीं है तो हम क्या बताएंगे PhD के बारे में। ठीक, अच्छा अब हमारे पास में ये कुछ बातें थी, तो ये आपको यहाँ पर इतने ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप के वैल्यू, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा ही दिक्कत आती है तो आप सिंपली वही वाला कर लेना कि आप रिस्क ले लेना कि सेम दो प्रकार की चीजों को आपस में मिलाएगा तो जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला याद रख लेना है ना, पानी में पानी मिलेगा ये वाला। लेकिन जब दो अलग प्रकार की चीजें मिलाएगा तो फॉर्मूला मैंने ये बताया, तो ये जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कर लेना, वरना आप इससे रिस्क ले सकते हैं, इससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा अब हम आती है तो आप सिंपली वही वाला कर लेना कि आप रिस्क ले लेना कि सेम दो प्रकार की चीजों को आपस में मिलाएगा तो जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला याद रख लेना है ना, पानी में पानी मिलेगा ये वाला। लेकिन जब दो अलग प्रकार की चीजें मिलाएगा तो फॉर्मूला मैंने ये बताया, तो ये जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कर लेना, वरना आप इससे रिस्क ले सकते हैं, इससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन पा रहे हैं वापस से, तो थ्योरी की तरफ आएंगे तो आसान चीजें चलेंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब आप याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अगर उबलते पानी को भाप में बदलना है, उबलते पानी को भाप में बदलना है तो मैंने कहा था उसके लिए आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देनी पड़ेगी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम उबलता पानी भाप में बदलना है तो मैंने कहा था कि 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। ये सारी बात हमने पढ़ी है पिछली क्लासेज में। अब हमने एक साथ पढ़ा वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। बेटा इससे मिलता जुलता एक शब्द और होता है इवोपरेशन, वाष्पन। अब हम क्लास में वेपोराइजेशन और इवोपरेशन, वाष्पीकरण और वाष्पन में फर्क समझेंगे। ठीक है, ये क्या लिख रहा है भाई, सर बिरनी जो कट रहा है उसका क्या कारण है? क्या आंसर दो भाई, मैं इसका क्या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मुझे। सार, एक तो सर की जगह SAR, सार, बिरनी जो कट रहा है उसका क्या कारण? एक और गौरव प्रसाद, जब से आया परेशान है ये, फिजिक्स का नोट्स बना सकते हैं, क्या आंसर दो मैं इन बातों का है? चलो भाई अब यहाँ आ जाओ, 1 घंटा कल और आधा घंटा आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, थोड़ा दिमाग खुल गया होगा आपका। अब यहाँ पे आएंगे, अब हम 2 शब्दों को डिस्कस करेंगे क्लास में। एक होता है वेपोराइजेशन, इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। एक हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना भाई, वो कई बार हिंदी में ना उल्टा लिख देता है, वो वेपोराइजेशन को कई बार वाष्पन लिख देना हिंदी में। तो जैसे हिंदी वाले बच्चे काम करना कि अगर उसने पेपर में वो इंग्लिश वाले पार्ट को भी देख लेना, अगर इंग्लिश में वेपोराइजेशन लिखा है यानी समझ जाना कि वो वाष्पीकरण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे के इंग्लिश नाम जरूर लिखना, और अगर इंग्लिश में लिखा उसने इवोपरेशन, तो सब वाष्पन समझना। वो कई बार क्या करता है
इंग्लिश में तो लिख देगा इवोपरेशन और हिंदी में वाष्पीकरण लिख देगा। अगर वो इसने इवोपरेशन लिख रखा है तो समझ जाना कि सर ने जो वाष्पन के हिसाब से हमें आंसर देना है, और अगर उसने लिखा है वेपोराइजेशन तो वाष्पीकरण के। भैया फिर प्यास लगी, अभी पानी लेकर आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। अब बेटा इनमें क्या फर्क है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं, ठीक है। बहुत सारों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, वाष्पीकरण और वाष्पन। बेटा अगर दोनों एक ही चीज होते तो हम दो अलग अलग नाम का यूज नहीं करते, और इनमें कुछ तो समानताएं होंगी जो इनका नाम मिलता जुलता भी है। तो इनमें क्या चीजें समान है क्या नहीं है, उस बात को आपको समझना है। देखो, वेपोराइजेशन वाष्पीकरण क्या होता है, मान लो पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसमें उबाल आ गए, खद्दे लगने लगे। अगर पानी एक बार उबलना शुरू कर दे तो अगर आप उसके बाद भी अगर आप उसे हीट देंगे, अगर पानी जो है, अब मान लो कि पानी एक बार उबलना शुरू कर दे, अगर आप उसके बाद भी उसे हीट देंगे तो पानी क्या होगा, भाप में बदलेगा। तो पानी उबलते समय जो भाप में बदलता है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन वाष्पीकरण। तो केवल बात पानी की नहीं है, कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल अगर बॉईल होते समय, उबलते समय भाप में बदल रहा है, वो हमारा वेपोराइजेशन है, हमारा वाष्पीकरण है। जैसे पानी 100 डिग्री पर भाप में बदलता है, जैसे कि अल्कोहल 78 डिग्री पर भाप में बदल जाता है, जैसे मरकरी 357 पर बदलता है। तो कोई लिक्विड उबलते समय जो भाप में बदलेगा उसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन। यानी कि वेपोराइजेशन जो होता है ये एक फिक्स तापमान पर होगा, यानी पानी के लिए 100 डिग्री पर, अल्कोहल के लिए 78 पर, और मरकरी के लिए, पारे के लिए 357 पर। तो वेपोराइजेशन की जो घटना होती है ये होती है एट ए फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स तापमान पर, एट ए फिक्स टेम्परेचर, एट ए फिक्स टेम्परेचर। और बेटा फिक्स टेम्परेचर क्या होता है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बेटा फिक्स टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो वेपर में बदलना है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। हिंदी में लिख सकते हैं, उबलते समय, उबलते समय किसी तरल का वाष्प में बदलना, ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है कि उबलते समय जब कोई लिक्विड बॉईल हो रहा हो और उसके बाद भी अगर आप उसे हीट देंगे तो भाप में बदलेगा, तो उबलते समय भाप में बदलना, ये हमारा वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। एक और लिख रहा सर, बाइक चलाते समय जो बिरनी कटाटा है उसका क्या, भाई कौन सा हिंदी इंग्लिश लिख रहे हो भाई राजकुमार, तुम पता नहीं कौन सी भाषा में लिख रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये बिरनी क्या है, क्या लिख रहे हो पता नहीं। तो उबलते समय किसी तरल का वाष्प में बदलना, ये हमारा कहलाएगा वाष्पीकरण, ठीक है। और ये बेटा किस पे होता है, फिक्स तापमान पे। और फिक्स तापमान क्या होता है, क्वथनांक, है ना। तो उबलते समय यानी बॉईल करते समय लिक्विड का भाप में बदल जाना, इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण। लेकिन बेटा जरूर थोड़ा ना कि कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल उबलते समय केवल भाप में बदले। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो कि हमने अपनी छत पे कुछ बर्तन में पानी लिया और पक्षियों के लिए हमने पानी जो है छत पर रख दिया, तो अगर कोई पक्षी पानी पीने नहीं भी आ रहा है तो धीरे धीरे वो पानी भाप बन बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो अब मान लो कि हमने कोई छत पे पानी रखा अपने, और वो पानी जो है वो धीरे धीरे भाप में बदल जा रहा है। तो बिना उबले भी जो लिक्विड भाप में बदलते हैं, जैसे गर्मी में आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास कहीं जोड़ है, तालाब है, पोखर है, तो उसमें पानी कम हो जाता है क्योंकि पानी इवोपरेट होता रहता है, वाष्पित होता रहता है। तो बिना उबले भी जो पानी धीरे धीरे भाप में बदलता रहता है उसे हम कहते हैं इवोपरेट होना, वाष्पन होना। भाई इसी इवोपरेट होने की वजह से सूर्य का प्रकाश गिरता है समुद्र के पानी पे, समुद्र का पानी इवोपरेट होता है, वाष्पित होता है, और ऊपर जाके कंडेंस होकर बादल बनते हैं और फिर बारिश हो जाती है। तो बिना उबले भी तो पानी भाप में बदलते रहते हैं, नदियों का पानी, समुद्र का पानी, पोखर का पानी, छत का पानी धीरे धीरे भी भाप में बदलते रहते हैं। तो बिना उबले भाप में जो बदलता है कोई लिक्विड उसे कहते हैं इवोपरेशन। तो बेटा जो वाष्पन की जो क्रिया है ये कोई फिक्स तापमान पर नहीं होती कि उबलते समय होगी, ये किसी भी तापमान पर जो तरल भाप में बदलता है, बस किसे छोड़ के, उबलते समय। तो बिना उबले अगर पानी भाप में बदल रहा है तो हम कहेंगे वाष्पन, इवोपरेशन। क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भाई, ये बच्चा जो परेशान हो रहा है अंकुश पांडे, जब आपको पढ़ाएंगे लेंस मिरर या पढ़ा दिया होगा तो वहां पे हमने बता रखा है कि जरा दूर दृष्टि को क्या कहते हैं, सबको बता रखा है, या उसका वेट करो, ठीक है। तो इवोपरेशन जो है, वाष्पन जो है, ये क्या होता है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर, एक्सेप्ट बॉइलिंग, यानी कि
बॉइलिंग को छोड़कर, बिना उबले यानी, तो बिना उबले किसी भी तापमान पर लिक्विड का वेपर में बदलना, इसे हम कहते हैं एवोपरेशन, इसे हम कहते हैं वाष्पन। हिंदी में लिखेंगे, बिना उबले, बिना बिना उबले तरल का वाष्प में बदलना, ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा, वाष्पन। तो बिना उबले अगर तरल वाष्प में बदल रहा है तो वाष्पन है, लेकिन उबलते समय कोई तरल वाष्प में बदल रहा है, खद्दे लगते समय भाप बन रही है उसकी, तो हमारा कहलाएगा वो वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। तो मेरे लिए यहाँ पे इसका मतलब है कि वेपोराइजेशन और यह इवोपरेशन, वाष्पन। ठीक, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि आपने ऐसे कोई पानी रखा है, पानी में भी उबाल नहीं आया तो पानी भाप में बदल रहा है, वो वाष्पन है, लेकिन उबलते समय अगर भाप में बदल रहा है तो वाष्पीकरण है। तो देखो बिना उबले पानी भाप में जो बदल रहा होता है, ये क्रिया चलती कैसे है। जैसे मान लो हमने अपनी छत पर पानी रखा, ठीक है, अब बेटा सन की लाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, इसके ऊपर आके गिरेगा, तो सन की लाइट जो आएगी ना, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है पानी की, उसके ऊपर आके गिरेगी। अब जो ऊपर वाली जो लेयर है, मान लो कि एक बाल्टी में यहां तक पानी भर रखा है, तो ऊपर वाली जो लेयर है उस पर लगातार सन की लाइट गिर रही है आगे, तो जो ऊपर वाली लेयर के जो मोलिक्यूल हैं पानी के, जो अणु हैं, उन्हें लगातार एनर्जी मिल रही है, सन की लाइट से लगातार एनर्जी मिल रही है, तो ऊपर वाली जो लेयर के मोलिक्यूल है ना, वो एक्साइटेड हो जाएंगे लगातार एनर्जी मिलने से, और क्या करेंगे, जब उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे। अब जो नीचे वाली लेयर है, इसके इन्हें लगातार एनर्जी मिलेगी, अब ये भाग जाएंगे, फिर उसे नीचे वाले, फिर उसे नीचे वाले, फिर उसे नीचे वाले, फिर उसे नीचे वाले, एक टाइम ऐसा आएगा सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो जो वाष्पन की जो क्रिया है ना, ये क्या होती है बेटा, ये सरफेस पे काम करती है कि भाई सरफेस के मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो हम एक सतही प्रक्रिया कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि सुपरफिशियल फिनोमिना है। सुपरफिशियल यानी कि सतही प्रक्रिया, नीचे सरफेस का मॉलिक्यूल पहले उड़ेगा, फिर उसके नीचे की सरफेस वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो वाष्पन है, ये बेटा क्या है, एक सुपरफिशियल फिनोमिना, ये आया हुआ पेपर में है, ये सुपरफिशियल फिनोमिना है, ये एक सतही प्रक्रिया है। लेकिन बेटा पानी में उबाल आता है, तो उबलते समय लिक्विड जब भाप में बदलता है, तो लिक्विड उबाल आएगा तो उसमें सारा का सारा लिक्विड ही इन्वॉल्व होगा। उसमें थोड़ा ना तो उबाल आता है पानी में कि पहले ऊपर लेयर उड़ेगी फिर नीचे वाली, तो उसमें सारे का सारा पानी ही इन्वॉल्व होगा। तो इसे हम कहते हैं ये कि बल्क फिनोमिना, पूरे बल्क में सारा का सारा पानी इन्वॉल्व होगा इसमें, ये बल्क फिनोमिना है। हम कहते हैं स्थूल प्रक्रिया है ये, बल्क फिनोमिना। हिंदी वाले इंग्लिश नाम भी लिख लेना। तो हमने अभी तक क्या समझा कि सर नेगेटिव, हाँ नेगेटिव टेम्परेचर में भी होगा, हर तापमान पे। ठीक है, ये कह रहा है कि दूध क्यों नहीं वाष्प में बदलता है। सब वाष्प में बदलते हैं, बस उसके थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। वाष्प में सब बदलता है, हर लिक्विड, बस वो टेम्परेचर कम है तो क्रिया बहुत ही स्लो होगी, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर देखना, अब अभी तक मैंने क्या कहा कि जब हम वेपोराइजेशन शब्द सुने, यानी कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड है अगर वो उबलते समय भाप बन बन के उड़ रहा है, तो हमारा वो क्या है, वेपोरेशन, वाष्पीकरण, और इसमें पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होगा, जिससे हमने कह रहे हैं बल्क फिनोमिना। लेकिन इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है कि लिक्विड की जो सरफेस है, अगर वो पे जो, अगर कोई बिना उबले भी लिक्विड भाप बन बन के उड़ता है, वो वाष्पन है, और इसमें पहले ऊपर की लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, तो हम कहते हैं सुपरफिशियल फिनोमिना, एक सतही प्रक्रिया है। अभी हमने क्या देखा कि जो इवेपोरेशन है, जो वाष्पन है, जिसे मैं सुपरफिशियल फिनोमिना कह रहा हूं, ये बिना उबले किसी भी तापमान पर लिक्विड भाप में बन रहा है, तो हमने कहा वाष्पन। ये तो भाई फिक्स तापमान पे हो रहा है, फिक्स टेम्परेचर पे उबलते समय, तो इसमें तो पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं भाई। जब कोई लिक्विड उबलेगा तो भाप में बदलेगा, वाष्पीकरण है। लेकिन बिना उबले किसी भी तापमान पे जब भाप में बदल जाना है, वो वाष्पन है। तो इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कुछ पॉइंट और ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आज टेम्परेचर मान लो कि 48-49 डिग्री सेल्सियस है, तो उस दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस दिन वाष्पन की जो दर है, कि जो लिक्विड भाप बन बन के उड़ता है, बिना उबले भी भाप बन बन के उड़ता रहता है, ये वाष्पन की जो दर है, जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, ये स्लो होगी या फास्ट होगी। जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप कहेंगे सर जिस दिन तापमान ज्यादा होगा उस दिन वाष्पन की दर होगी फास्ट, इसलिए गर्मियों में पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, सर्दियों में नहीं उड़ता है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो है, वाष्पन की जो दर है, वो टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो गर्मियों में पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए गर्मियों में जो अगर आसपास कोई ऐसा आपके पोखर है, तालाब है, जिसमें कम पानी रहता है, तो जल्दी सूख जाएगा गर्मियों में। ठीक है, दूसरा आप मुझे बताएंगे कि मेरे पास में 1 लीटर पानी है बेटा, मैंने इसे डाल दिया एक गहरे से गिलास में, तो 1 लीटर पानी डाल दिया मैंने एक थाली में, और दोनों को छत पर छोड़ दिया, तो कौन सा पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, जो गिलास के अंदर भरा हुआ पानी है 1 लीटर, या जो थाली में है वो 1 लीटर पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, या दोनों एक साथ भाप बन के उड़ेंगे, ये बताओ।
हाँ, जो अच्छे लिख रहे हैं जैसे कि समर्पित, सुनील, श्रीनाथ, लक्ष्मीकांत, ईश्वर। जो बेटा थाली में पानी होगा जल्दी भाप बन के उड़ेगा। देखो ये आप एक चीज समझो, 1 लीटर पानी आपने इतने गहरे गिलास में भर दिया, ये भरा थाली में। अब जो 1 लीटर पानी गिलास के अंदर होगा ना, इसके अंदर बहुत सारी लेयर बन जाएंगी। तो पहले ऊपर वाली जो सरफेस है ये भाप बन के उड़ेगी, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे जो 1 लीटर पानी भरा होगा उसमें पता चला कि 3-4 लेयर ही हैं। पहले ऊपर की लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, ये जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा बहुत जल्दी। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड ज्यादा सरफेस एरिया में फैला हुआ है, जहां पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, तो वहां पे वाष्पन की दर क्या होगी, फास्ट होगी। तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, फास्ट। वाष्पन की जो दर है वो फास्ट होगी। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर जिस दिन हवाएं तेज चल रही हो तो उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है कि आराम आराम से। तीसरे वाला आप मुझे सोच के बताना डेली लाइफ से कनेक्ट करके कि अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हो, स्पीड ऑफ एयर फास्ट हो, तो वाष्पन की दर स्लो होगी या फास्ट होगी उस दिन, ये बताओ। अगर स्पीड ऑफ एयर, वायु की जो चाल है, सुनील, फैजान, इन सबका गलत हो गया है बेटा। जिस दिन हवाएं तेज चलती है ना उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है। आप डे लाइफ से समझ जाओ, जिस दिन हवाएं तेज चलती है आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही है, आपकी मम्मी कहेंगे कपड़े उतार के ले आओ, 2 घंटे हो गए, सूख गए होंगे, बहुत तेज हवा चल रही है। अगर आपके शरीर में पसीना है, आप जब पंखे के नीचे खड़े होते हैं, कूलर के नीचे खड़े होते हैं, तो पसीना बहुत जल्दी भाप बन के नहीं उड़ जाता, पसीना नहीं दिखेगा शरीर पे। देखो जब आप पसीनों में होते हो, बहुत ज्यादा पसीना आपको आ रखे हैं, आप किसी पंखे के नीचे खड़े होते हैं, तो आपको ज्यादा ठंडक ठंडक सा फील होगा या ठंडा फील होगा। पता क्यों? आपकी बॉडी में जो पसीना है, जब हवाएं तेज चलती है पसीना भाप बन के उड़ेगा। अब ये पसीना क्या, पानी, तो पानी को अगर भाप बन के उड़ना है, अपनी स्टेट अवस्था बदलनी है, तो उसे हीट चाहिए, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा चाहिए, हमने पढ़ा पिछली क्लास में। अब मेरी बॉडी में जो पसीना है, जब इसे भाप बन के उड़ना होगा ना, तो पसीना मेरे शरीर से गर्मी खींचेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। अब सोचो कि मेरे शरीर में बहुत सारा पसीना है, अरे बहुत सारा पसीना शरीर से गर्मी खींच के भाप बन के उड़ेगा, तो पसीना शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी खींच लेगा। तो इसलिए हमारे घर वाले मना करते हैं कि बहुत ज्यादा पसीना रखे हो एकदम पंखे कूलर के सामने मत जाओ, क्योंकि बहुत सारा पसीना बॉडी पे, हवाएं तेज चलेंगी तो पसीना जल्दी भाप बन के उड़ेगा, तो बहुत सारी गर्मी शरीर से खींच लेगा, तो एकदम बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, तो उससे तबियत खराब हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि आप बाहर से आए हो, पहले पसीने पूछ लो, टावल से, तौलिए से पसीने वसीने पूछ लो, 10-5 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद पंखे कूलर के नीचे जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं वो, तो हवाएं जब तेज चलती हैं तो वाष्पन की दर जो होती है फास्ट। रेट ऑफ इवोपरेशन वाष्पन की जो दर है वो फास्ट होगी। यानी जब हवाएं तेज चलती हैं तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, पानी ज्यादा सरफेस एरिया में जल्दी भाप बन के उड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा हो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ पाते हैं हम, बेटा जिस दिन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, जैसे भी बरसात के मौसम में आप देखते होंगे अगर हल्की फुल्की सी बारिश होकर रुक जाए तो बहुत ही चिपचिपाहट का मौसम हो जाता है, बड़ी इरिटेशन होती है। तो इस दिन ह्यूमिडिटी का मतलब ये है, आर्द्रता का मतलब ये है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हवाएं हैं, इस एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर, नमी बहुत ज्यादा है, तो जुलाई अगस्त के महीने में ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो अगर जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा कि आराम आराम से उड़ेगा, ये बताओ उस दिन क्या होगा। अंकुश पांडे का आंसर हमारे पास में आया है। हाँ, जो बच्चा कह रहा है स्लो उसका ठीक है, फास्ट वाला वो गलत है। बट इस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ना भाई, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि पहले से ही वातावरण में नमी बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा मॉइस्चर, नमी है, तो वातावरण और ज्यादा नमी लेने का इच्छुक नहीं होगा। तो याद रखना, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है ना, आपको खड़े खड़े पसीने आएंगे, अगर आप थोड़ा भी चलिए ना 50-100 मीटर भी, पूरी टी शर्ट भीग जाएगी आपकी। तो ह्यूमिड मौसम में हमारा पसीना क्यों नहीं सूखता? क्योंकि पसीना भाप बन के उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वातावरण में पहले से बहुत ज्यादा नमी है, तो और ज्यादा नमी लेना ही चाहता वो। बरसात का मौसम होता है बहुत ही ह्यूमिड मौसम होता है, 4-4 दिन तक कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि कपड़ों के अंदर का जो पानी भाप बन के उड़ ही नहीं पाता वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर पहले से इतना मॉइस्चर है, इतनी नमी है, वो और ज्यादा नमी लेने का इच्छुक ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन होती है, वाष्पन की जो दर होती है, वो होगी स्लो। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से हमने क्या क्या देखा कि तापमान के बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ती है ना। स्पीड ऑफ एयर, वायु की चाल ज्यादा हो तो भी वाष्पन की दर बढ़ेगी, लेकिन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ने से घटती है। उल्टा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमिडिटी का आर्द्रता का। जैसे कि
ऐसा कह रहा है कि मुंबई में ऐसा मौसम है। हाँ, मुंबई वगैरह में देखो ना, जैसे जहाँ पे बारिश होती रहती है, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है। वही समुद्र है तो सन की लाइट समुद्र के पानी पे गिरेगी तो समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता रहता है, तो वहां पे ना बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होता है हवा में। तो जो बंदे प्लेन एरिया में रहते हैं ना, जब वो जाते हैं ना इधर समुद्री क्षेत्र में, तो ह्यूमिडिटी उन्हें बड़ा परेशान करती है, चिपचिपाहट सी जो होती है, ह्यूमिड मौसम। तो ह्यूमिडिटी जो होगी उसमें पसीने जल्दी सूखते नहीं है। इसलिए जो क्रिकेट में भी जो डे नाइट मैच होते हैं ना, वनडे या T20, उसमें हर एक टीम चाहती है अगर किसी ग्राउंड में बहुत ज्यादा ओस गिरती है तो वो हर एक टीम चाहती है कि भैया वो पहले ही बॉलिंग कर ले, वो शाम को जब ओस गिरेगी उस समय बॉलिंग ना करे। क्यों? जब ओस गिरेगी, ड्यू फैक्टर आएगा, तो ओस में जब बॉल जाती है तो गीली हो जाती है वो, तो गीली बॉल तो भाई ना स्विंग करती ना स्पिन करती। लेकिन कई बार कमेंटेटर ये बोलता है कि आज ड्यू नहीं देखने को मिलेगी, आज ओस सबनम देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? वो कहता है कि आज हवाएं बहुत तेज चल रही है। तो अगर कभी ग्राउंड पे हवाएं बहुत तेज चल रही हो, जब हवाएं तेज चलती हैं तो वाष्पन की तरफ बढ़ जाती है, तो ओस भापन बन के उड़ जाएगी, तो उस दिन आपको ड्यू फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हवाएं तेज चलती है, पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, पानी ज्यादा एरिया में फैला हो जल्दी भाप बन के उड़ेगा, तापमान ज्यादा हो जल्दी भाप बन के उड़ेगा। लेकिन जब ह्यूमिड मौसम होगा, पहले से नमी ज्यादा होगी, तो उस दिन वाष्पन की तरफ होगी स्लो। ठीक है, अरे वासन में अब यहां से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं एक बार। अच्छा, पहला पेज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था कल, ये क्वेश्चन ये करना, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का क्वेश्चन है ये करना करो। हम्म। इसमें लिखा है कि लेड के एक 100 ग्राम ब्लॉक को 20 डिग्री से 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है। लेड के ब्लॉक में स्थानांतरित उष्मा की मात्रा, बेटा टेम्परेचर क्या कर रहा है 20 से 50। तो अगर टेम्परेचर में चेंज की बात करें तो तापमान में चेंज करने वाली हीट होती है MC डेल्टा टी। अच्छा, तापमान में चेंज किसका करना है? लेड के। तो लेड की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे बेटा, जो है ना ये लेड की स्पेसिफिक हीट लिख रखी है उसने, मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ उसे। ये लेड की विशिष्ट उष्मा है, ये मात्रक देख के समझ गए होंगे वैसे आप। ये लेड की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो मास कितना है? 100 ग्राम। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट जो है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जो लेड की स्पेसिफिक हीट लिखी है वो है 127 जूल पर किलोग्राम केल्विन। यानी कि उसने जो स्पेसिफिक हीट लिखी है वहां पे कैलोरी का यूज नहीं किया, जूल का किया, ग्राम का नहीं किलोग्राम का किया, और टेम्परेचर भी किसमें यूज किया उसने? केल्विन में। अगर देखो कि जो मास है वो कितना है? 100 ग्राम। जैसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम करना पड़ेगा, तो 0.1 kg हो जाएगा। तापमान में चेंज कितना है? 20 से 50 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस का। और आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर में चेंज डिग्री सेल्सियस में केल्विन में सेम होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में 30 का चेंज आएगा तो केल्विन में 30 का ही चेंज आएगा, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट लिख रखी है, वैल्यू पुट कर दो। एम है 0.1 kg, ये 127, और ये तापमान में चेंज है 30, पॉइंट से गया 0, तो 381 आ जाएगा। और किस में आंसर आएगा इस बार? जूल में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में जूल लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो इनका डी आया, उनका सही है। समर्पित, मिश्रिया, अंकुश पांडे, अमन सिंह, सबका ठीक है ये। ठीक है बेटा, ये बताना मुझे, यहां पे जो RH लिखा है ना, RH का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना, सापेक्ष आर्द्रता, इसका मतलब ये है, मान लो कि मेरे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, मान लो कि ये 100 लीटर नमी को सोख, ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना, सापेक्ष आर्द्रता, इसका मतलब यह है, मान लो कि मेरे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, मान लो कि ये 100 लीटर तक पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, 100 लीटर नमी को सोख सकता है, और मेरे आसपास जो एटमॉस्फेयर हो उसमें 80 लीटर नमी आ चुकी हो, 80 लीटर पानी पी चुका हो, तो अगर इसकी औकात मेरे आसपास के वातावरण की 100 लीटर पानी पीने की है, अगर ये 80 लीटर पानी पी चुका हो, तो हम आज कहेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, बारिश होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। भाई अगर मान लो कि आसपास का जो वातावरण है, मान लो कि 100 लीटर पानी पी सकता है, अगर 100 लीटर पानी ही पी गया हो तो ह्यूमिडिटी होगी 100%। जितनी औकात थी उतना पानी पी गया, और ज्यादा पानी पी नहीं सकता, तो उड़ेल देगा सारा पानी, बारिश हो जाएगी उस दिन। तो ह्यूमिडिटी RH का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसने कहा है कि
कौन सी शर्तों में गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे? तो बेटा गीले कपड़े जल्दी कब सूख जाएंगे? एक तो टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा, तो बी वाला ऑप्शन तो हटा दो, बी और सी। और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम से कम। जितने कम से कम ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि वातावरण में नमी कम होगी, तो वातावरण नमी को एब्जॉर्ब करने का इच्छुक रहेगा। अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी 100% पहुंच गई तो बिल्कुल एक भी बूंद पानी की नहीं ले पाएगा। और तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम से कम, टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये कपड़े जल्दी सूखने की शर्त है। ये ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो, यानी कि वातावरण में नमी ना हो, ताकि वो और नमी को आराम से इजीली ले पाए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम लिख लेना। हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रो। एक हाइड्रोमीटर भी होता है, उसका काम अलग है। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? हाइड्रोमीटर बेटा काम करता है रिलेटिव डेंसिटी नापना। जैसे मान लो कि आपको पता करना हो कि ये लिक्विड जो है पानी के मुकाबले कितना ज्यादा डेंस है, पानी के मुकाबले कितना ज्यादा घनत्व है इसका, तो लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी नापनी हो, कंपेयर करना हो कि इसकी डेंसिटी पानी से कितने गुना ज्यादा है, कितना कम है, उसके लिए यूज करते हैं हाइड्रो। तो आप लिखेंगे इसका काम है टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, तरलों के सापेक्ष घनत्व नापना, सापेक्ष घनत्व मापना। ठीक है, यहां पर लिखा है कि स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति किसके द्वारा यहां पर लिखा है कि स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति किसके द्वारा नापी जाती है? बेटा याद रखना, हवा गति नापने के लिए यूज करते हैं एनीमोमीटर का। ये जो बैरोमीटर है ना, ये एयर प्रेशर नापने का काम आता है, कि वायु का दाब नापने के लिए। एयर प्रेशर, वायु दाब नापने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। हवा की स्पीड नापने के लिए यूज करते हैं एनीमोमीटर। ये विंड वेन विंड रो जो है ना, एनीमोमीटर के ही पार्ट होते हैं। ये हवा की स्पीड नापने के लिए हम एनीमोमीटर यूज करते हैं, और वायु दाब नापने के लिए किसका यूज करते हैं हम? बैरोमीटर का। ऐसे क्या जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट बेटा ये ना एसी वगैरह में लगा होता है, फ्रिज वगैरह में। जैसे कि आपने अपने घर में एसी लगा रखी है और एसी का टेम्परेचर मान लो कि आपने कर दिया 24 डिग्री, तो जैसे कमरे का तापमान कम होते होते 24 पहुंचेगा ना, तो एकदम कट लग जाएगा, फिर वो और टेम्परेचर को डाउन नहीं करेगा। तो थर्मोस्टेट का काम होता है ये कट मार देना, टू मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा फिर से वो एक्टिव कर देगा कंप्रेसर को कि भैया टेम्परेचर जो है कम करो। ठीक, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम अगली दो तीन क्लास जो होंगे पूरी प्योर थ्योरेटिकल क्लास ही चलेंगी। ऐसी हीट चैप्टर में कितना दिन चलेगा? हीट में मान के चलो टोटल 10-11 क्लास तो लगे जाएंगे। अब देख लो कितनी क्लास हो गई हैं, 4-5 हो गई होंगी, तो इतनी और बची होंगी, 10 लेक्चर के आसपास लगेंगे, है ना। हालांकि हीट जो चैप्टर है एएलपी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे उसने पेपर में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पूछे, है ना। तो लेकिन पिछली बार असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के पेपर में वो बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन ऐसे आए नहीं थे, और ग्रुप डी में भी। लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते कि लास्ट ईयर नहीं आए थे तो इस बार भी नहीं आएंगे, है ना। तो पढ़ना तो हमें है ही, और अभी पेपर भी कोई ऐसा आया तो है नहीं है। तो 4-5-6 क्लास हम वैसे ही पढ़ाते हैं, अगर कम से कम भी पढ़ाएं तो 10 में। हाँ, इंदौर जाएंगे तो कल तो आपके साथ में क्लास होगी, फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि फ्राइडे को हम इंदौर में रहेंगे, इंदौर में जो मीटअप है वहां पर रहेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, बाय, थैंक यू।